8 अक्टूबर 2022 को रोजनामा जंग में इमरान खान, आजम खान और फवाद हसन फवाद के ज़ेर उन्वान मेरा कॉलम शाया हुआ, जिस पर दीगर कारीन के अलावा मोहतरम फवाद हसन फवाद ने भी अपना रद्द अमल एक खत की सूरत में भेजा है। मुझे अफसोस है कि इस कॉलम से फवाद हसन फवाद या बाज़ हलकों ने ऐसा तासुर लिया कि जैसे मैं नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को एक कैटेगरी में शुमार करता हूँ, और ये कि उनकी गिरफ्तारी उनके अमाल का नतीजा थी। मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा अंदाज़े तहरीर इख्तियार किया जिससे फवाद हसन फवाद या किसी और ने ये तासुर लिया। जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो कई हवालों से मैंने उन पर शदीद तनकीद की, लेकिन मैं उन्हें हरगिज़ आजम खान जैसा नहीं समझता और उनकी गिरफ्तारी के दिन से लेकर आज तक इस मौक़िफ़ का हर फोरम पर इजहार करता रहा कि फवाद हसन फवाद और अहमद चीमा के साथ ज्यादती नहीं बल्कि जुल्म हुआ। अब फवाद हसन फवाद का खत मुलाहिजा कीजिए। मोहतरम सलीम साफ़ी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कुछ रोज पहले रोजनामा जंग में आपका कॉलम इमरान खान आजम खान की यारी और फवाद हसन फवाद पढ़कर बहुत दुख हुआ। आपके कॉलम से ये वाज़ेह तासुर उभरा कि शायद मुझे जेल भेजने की वजह मेरे कुछ अमाल या किरदार था, और अब आजम खान के साथ भी वही होने जा रहा है तो यकीन नहीं आया। शायद इसलिए भी कि मुझे हमेशा ये गुमान रहा कि आप उन तमाम हकायक से बखूबी वाकिफ थे जिनकी वजह से मुझे झूठ पर मबनी इल्जामात पर जेल भेजा गया। सो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कम अज़ कम कुछ ऐसे हकायक ज़रूर आपके सामने रखूँ जिनसे आपने दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्तगी में अगमाज बढ़ता है। आपको अच्छी तरह इल्म है कि मैं आज तक किसी मुनाफा बख्श ओहदे पर बराजमान नहीं रहा और ना ही कभी उसकी ख्वाहिश रखी है। मेरी मुलाजमत के इब्तदाई 10 साल बलोचिस्तान में गुजरे, जिन्हें मैं आज भी अपने बेहतरीन दिनों में शुमार करता हूँ। उस दौरान मैंने कैसे अपने फ़राइज़ निभाए ये जानना हो तो आज भी कोयटा में जंग के किसी मोतबर नुमाइंदे या खुद ज़ाती तौर पर तहकीक कर लीजिएगा। बल्कि बेहतर ये होगा कि ऐसा करते हुए कोयटा में किसी से भी मेरे और मेरे मोहतसिब जावेद इकबाल के किरदार और दयानत दोनों का तयन करवा लें। वो इसलिए कि जिन दिनों में मैं कोयटा में असिस्टेंट कमिश्नर और फिर डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फाइज था तो वो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे और हम एक ही अदालती अहाते में काम करते रहे। ओथल जिला लसबेला के सहरा से लेकर वजीर आजम हाउस और इस्लामाबाद के ईवान हाई इक्तदार की राह गुजारियों तक मैंने एक ही जज्बे, लगन और मेहनत से काम किया। रही वजीर आजम के सेक्रेटरी के तौर पर तैनाती, तो जब मुझे इसके लिए कहा गया तो मैंने वजीर आजम नवाज शरीफ से इस पर इख्तलाफ किया और उन्हें कायल करने के लिए 3 अफसरान के इंटरव्यू करवाए। अजमत रांझा, नदीम हसन आसिफ और हसीब अथर तीनों आज भी हयात हैं और आप सबसे अलहदा तस्दीक कर सकते हैं। इसके बावजूद वजीर आजम ने मेरी तकर्री के अहकामात जारी किए। मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि मैंने इस हैसियत में इसी जोश और जज्बे से काम किया जो इस ओहदे का तकाजा था, लेकिन किसी एक लम्हे के लिए भी कानून और कायदे से मुतजाद कोई राय दी और ना ही किसी ऐसे हुक्मनामे पर बिला जवाज दस्तखत किए। वजीर आजम हाउस में इन 5 बरसों में तैनात किसी भी अफसर और एहलकार को बुलाएं और हल्फ देकर पूछें कि क्या एक लम्हे या एक मर्तबा भी उन्हें ये कहा गया कि किसी फाइल पर अपना नुक्ता नजर रखने से पहले पूछ लें। इसके बरक्स हर एक को बारहा कहा गया कि आपका काम बगैर किसी दबाव के कानून और कायदे के मुताबिक फाइल देखना है और इस पर तहरीरी राय देना है। अगर मैं या वजीर आजम इससे इख्तलाफ करेंगे तो जुबानी नहीं बल्कि तहरीरी करेंगे। मेरी गिरफ्तारी के 4 माह तक एक टीम वजीर आजम हाउस में बैठी एक एक कागज को छानती रही, उसकी भी जिससे चाहे तस्दीक कर लें या फिर खुद अरबाब शहजाद और आजम खान से ही पूछ लें। उससे भी बढ़कर मेरे खिलाफ बनाए दोनों रेफरेंस छान लें। क्या किसी एक भी ऐसे फैसले का जिक्र है जिससे मुझे कोई फायदा मिला हो या जो बराह रास्त या बिला वास्ता मेरे किसी अजीज रिश्तेदार या दोस्त के फायदे के लिए हुआ हो, या किसी के अकाउंट से तहकीकात के दौरान कोई टीटी या कोई नाकाबिल तस्दीक रकूमात मिली? इसके बावजूद मुझे 2 ऐसे मुकदमात में मुलविस किया गया और आज तक अदालती हाजिरियों से गुजारा जा रहा हूँ जिनमें सच्चाई का रत्ती भर भी शायबा नहीं। मैंने बदतरीन मीडिया विक्टिमाइजेशन के बावजूद अपने आप को रोका है कि ज़ेरे समात मुकदमात पर बात न करूं, लेकिन आप या कोई भी और एंकर जिस रोज चाहे रूबरू बैठकर बात करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ इसी वक्त जब वो प्रोग्राम राह रास्त नशर हो और आप चाहें तो नैब के किसी भी शख्स या खुद जावेद इकबाल को बुलवा लें कि वो भी रूबरू हो जाए। उस वक्त की वजारतों और इदारों में तैनात किसी भी शख्स से पूछिए कि क्या मैंने कभी किसी को किसी मुनाफे बख्श ओहदे पर तैनात करने के अहकामात दिए। अहकामात तो छोड़िए, क्या कभी सिफारिश भी की। इनमें से कई आज भी आला ओहदों पर हैं और उनमें से कई एक मेरे खून के प्यासे भी रहे हैं। यूँ मुझे यकीन है कि तकल्लुफ नहीं करेंगे। ये भी पूछ लीजिएगा कि मुझसे पहले और बाद में ये तकर्रियां कैसे होती रहीं।
آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ آشیانہ میں مجھ سے متعلق الزامات کا ٹرائل آج 4 سال کے بعد بھی شروع نہیں ہو سکا، جبکہ ناجائز اثاثوں کے کیس میں پہلے نیب نے ریفرنس فائل کرنے میں تقریباً 1 سال کا وقت لیا اور باقی 3 سال میں سے 2 سال سے زائد عرصہ متعلقہ عدالت میں کسی جج کی تعیناتی ہی نہیں کی گئی۔ 31 مئی 2022 سے عدالت خالی ہے اور ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ میں نے پچھلی حکومت کی فسادیت کا بھی مقابلہ کیا ہے اور اس حکومت کا بھی کر رہا ہوں۔ اس سے میرے خاندان کو کیا کیا نقصانات ہوئے اور ہو رہے ہیں، اس کا حساب ایک دن یہاں نہیں تو اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ میں آپ ہی کی وساطت سے سپریم کورٹ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ نیب کے قوانین اور مقدمات کے متعلق جو کیس سن رہے ہیں اس میں مجھے بھی طلب کر لیں اور صرف چند منٹ میرے 2 کیسوں کے احوال بھی سن لیں، شاید انہیں درست فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ خلوص کے ساتھ فواد حسن فواد، 13 اکتوبر 2022۔